आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। असम के जोरहाट में वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30 क्रैश, दोनों पायलट की मौत। भारत से मिली डेटा का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरानी वारशिप IRIS देना पर किया हमला। भारत को लेकर क्या रहा है बालन शाह का स्टैंड। गैलन में पेट्रोल डीजल भरवाकर रख रहे हैं लोग, यूपी में तेल खत्म होने की अफवाह से पंप पर लंबी लंबी कतारें। सऊदी प्रिंस सलमान ने अपने दुश्मन को भी किया फोन। भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट। 90 दिन पहले खामिनाई को मारने की प्लानिंग कर चुका था इजराइल। ईरान जंग में अब तक मारे गए 180 बच्चे। जंग के बीच सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। मैच के आखिरी वक्त में सूर्य कुमार हो गए कंफ्यूज, फिर गंभीर से मांगी मदद और हो गया चमत्कार। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI गुरुवार रात असम के कार्बी आंगलोग जिले में क्रैश हो गया है। इस हादसे में वायुसेना के दोनों पायलट की मौत हो गई है। IF ने बताया Su-30 MKI फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन पर था, जो कि जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर असम के कारवा आंगलोग इलाके में क्रैश हुआ। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बताया, IF स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्कर के निधन पर दुख जताते हैं, जिन्हें Su-30 क्रैश में जानलेवा चोटें आई हैं। वायुसेना ने पोस्ट में आगे लिखा, IF के सभी कर्मचारी गहरी संवेदना जताते हैं और इस दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय वायुसेना ने बीते दिन गुरुवार 5 मार्च को रात 9:34 पर फाइटर जेट के गायब होने की खबर दी थी। इस फाइटर जेट ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7:42 पर संपर्क में आया था। Su-30 MKI एक 2 सीटर फाइट जेट है, जिसमें रूस एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी सुखोई ने बनाया है। इस फाइटर जेट के गायब होने के साथ ही IF ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वायुसेना ने देर रात सुखोई फाइटर जेट के मिलने की जानकारी दी, लेकिन यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। IF ने बताया कि फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI असम के कारबा आंगलोग जिले में क्रैश हो गया है। अमेरिकी सेना ने बुधवार को हिंद महासागर में मौजूद ईरानी वारशिप IRIS देना को टारपीडो के हमले में डुबो दिया था। ईरानी वारशिप ने कुछ दिन पहले ही भारत के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था और वापस जा रहा था, जब इस पर श्रीलंका के पास हमला हुआ। इस बीच एक रक्षा विश्लेषक ने आशंका जताई कि क्या अमेरिकी सबमरीन इस हमले के लिए भारत से मिली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में जियो स्ट्रेटेजिस्ट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर एमिरेट्स ब्रह्मचलेनी ने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी का जिक्र किया है, जिसके तहत दोनों देश सेंसिटिव मैरीटाइम डेटा एक दूसरे को साझा करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या शेयर की गई इंटेलिजेंस ने ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। मिलिट्री समझौते कॉमकासा और लेमुआ के तहत भारत और अमेरिका सेंसिटिव समुद्री डेटा शेयर करते हैं। अगर अमेरिका की हमलावर पनडुब्बी शेयर किए डेटा का इस्तेमाल करके किसी ईरानी फ्रिगेट का पता लगाती है, तो उसे डुबो देती है, जो किसी मल्टीलेटरल नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद अभी अभी भारतीय पोर्ट से निकला था, तो यह डिफेंस पार्टनरशिप का एक बुनियादी उल्लंघन होगा। नेपाल में अगले प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन बाद देश इतिहास रचने जा रहा है। रैपर से नेता बने बालन शाह प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। नेपाल की सियासत में उभरते चेहरे बालन शाह अक्सर भारत को लेकर अपने बयानों और फैसलों की वजह से चर्चे में रहे हैं। काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालन ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्हें भारत के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा गया है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। यह नक्शा भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र के जवाब के तौर पर देखा गया। बालन शाह के इस कदम ने भारत नेपाल संबंधों पर नई बहस छेड़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग को लेकर काठमांडू में हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध की खबरों का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर फैल रही चर्चाओं और अफवाहें ने यूपी के कई जिलों में अजीब सा माहौल बना दिया है।
कहीं पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई है तो कहीं लोग गाड़ियां के साथ साथ ड्रम, कैन और गैलन लेकर डीजल पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सामान्य दिनों में शांति देखने वाले पेट्रोल पंपों पर अचानक लंबी लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर लोगों के बीच जल्द से जल्द तेल भरवाने की होड़ सी लग गई है। सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लाइन सड़क तक लग गई है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए घंटों खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ गया है। इसी बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र के कई नेताओं को फोन कर साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश से एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा गल्फ क्षेत्र भीषण युद्ध की चपेट में आ सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी नेतृत्व अमेरिका और इजरायल के हमलों के समय और उनके पैमानों से काफी नाराज है। यही वजह है कि प्रिंस सलमान ने तुरंत गल्फ देशों के नेताओं से संपर्क करना शुरू किया है। उन्होंने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेताओं से बात कर यह संदेश दिया है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे ईरान भड़क जाए और हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के साथ शुरू हुई जंग शुक्रवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं तो ईरान भी तगड़ा जवाब दे रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट तक इस जंग की आग पहुंच चुकी है। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही इजरायल पर भी भीषण बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, अगर हमला नहीं करते तो वे अटैक कर देते। ट्रंप ने कहा कि ईरान की एयरफोर्स नेवी नष्ट हो गई है। संघर्ष के शुरुआती दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी समेत कई वरिष्ठ नेता मारे जा चुके हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 5 मार्च 2026 को एक टीवी इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है कि देश ने पिछले साल नवंबर में ही अयातुल्लाह अली खामेनी को मारने का फैसला कर लिया था। यह फैसला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बहुत छोटी और गोपनीय बैठक में लिया गया था। शुरू में योजना थी कि यह काम 6 महीने के बाद यानी मध्य 2026 में किया जाएगा, लेकिन बाद में हालात इतने तेजी से बदल गए। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर फरवरी के अंत में हमला शुरू कर दिया। इस हमले में पहले ही घंटे में खामेनी की मौत हो गई, जो दुनिया के इतिहास में किसी देश के सबसे बड़े नेता को हवाई हमले से मारने का पहला मामला बन गया है। अब यह संयुक्त हवाई अभियान एक हफ्ते से ज्यादा चल चुका है। पूरे क्षेत्र में युद्ध की आग फैल गई है। यूनिसेफ ने ईरान में चल रही मिलिट्री बढ़ोतरी से बच्चों पर बढ़ते असर पर गहरी चिंता जताई है। उसने कहा है कि करीब 180 बच्चे मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। मरने वालों में 168 लड़कियां भी शामिल हैं, जिनकी मौत 28 फरवरी को मिनाब के शजारे तैयबे गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में उस समय हुई जब क्लास चल रही थी। एजेंसी ने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर 7 से 12 साल के स्कूली बच्चे थे, जबकि 5 जगहों पर स्कूलों पर हुए हमलों में 12 और बच्चे मारे गए। इन मौतों को बच्चों पर युद्ध की क्रूरता की कड़ी याद दिलाने वाला बताते हुए यूनिसेफ ने कहा कि स्कूल और बच्चे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कानून के तहत सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए। एजेंसी ने आगे कहा कि कम से कम 20 स्कूल और 10 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें शिक्षा और हेल्थ केयर में रुकावट आई है। एजेंसी ने सभी पार्टियों से नागरिकों की सुरक्षा करने और इंटरनेशनल कानून की पालन करने की अपील की है, जबकि वह स्थिति पर नजर रखना और प्रभावित परिवारों की मदद करना जारी रखे हुए हैं। ईरान का युद्ध पिछले 6 दिनों से जारी है। इस जंग में मिडिल ईस्ट में काफी तनाव बढ़ा दिया है, जिस कारण यूरोप और एशिया के देशों के लिए गल्फ कंट्री से एनर्जी की सप्लाई रुक गई है। ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है, जहां से वैश्विक सप्लाई का 20% तेल और एनर्जी होकर गुजरता है। इस घटना के बाद कच्चे तेल के दाम में तगड़ी उछाल आई है, जो $85 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है और आगे भी तेजी का अनुमान है। लेकिन सेफ असेट कहे जाने वाले गोल्ड सिल्वर के दामों में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स में सोने और चांदी का भाव कम हुआ है। सोने और चांदी के भाव में गिरावट गुरुवार को अप्रैल वायदा के लिए सोना 1000 रुपए गिरकर 1,60,000 रुपए पर आ गया है। इस तरह चांदी के भाव में भी गिरावट आई थी। मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी का भाव 7,500 रुपए टूटकर 2.58 लाख रुपए पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी इसमें थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। भारत ने दूसरा सेमीफाइनल मैच 7 रन से जीतकर फाइनल में जगह बना ली है।
भारतीय बल्लेबाज ने मैच में तूफानी बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 7 विकेट पर 253 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 246 रन बना पाने में सफल रही। भारत की जीत में जहां संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 89 रन की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 253 का स्कोर खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों ने दबाव भरे पल में सटीक गेंदबाजी कर इंग्लैंड से मैच छीन लिया। एक समय इंग्लैंड जीत के करीब पहुंच रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या और बुमराह ने 18वें और 19वें ओवर करके मैच को पलटने का काम किया। 18वें ओवर में बुमराह ने 6 रन दिए और 19वें ओवर में हार्दिक ने 9 रन दिए, जिसके कारण भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रही। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 30 रन की दरकार थी और आखिरकार भारतीय टीम 7 रन से मैच जीतने में सफल रही।